हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेश एजुकेशन उन्ना। तो जैसे कि हम अपनी लास्ट पार्ट्स में देख रहे थे, तो आज मैं आपके पास पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। तो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन करे थे टोटल 5, तो आगे उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x ग्राम ऑफ KHC2O4। तो C2O4 क्या है हमारे पास, ऑक्सलेट है। C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है, ये आयन दे रखा है K पॉजिटिव, H पॉजिटिव और C2O4 के साथ। ठीक है जी, रिक्वायर 100 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम है बच्चों, एसिडिक मीडियम है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट y ग्राम ऑफ KHC2O4 रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 0.05 कैपिटल M मींस मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द रेशियो ऑफ x एंड y इज। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज सीखते हैं कि यहाँ पे आपका दो तरह की रिएक्शन दे रखी है। एक दे रखी है आपके पास KMnO4 के साथ, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है आपके पास KHC2O4 के साथ। ठीक है, मीडियम कैसा है बच्चों, एसिडिक मीडियम है। तो ये आपके पास DNF ब्लॉक की रिएक्शन है, जहां पे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स ये आपके पास एक कैसी रिएक्शन है, ये आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से टाइप को समझते हुए चलना है। ये आपके पास एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप यहां पे रिएक्शन करोगे तो आपके पास जो KMnO4 होता है वो एसिडिक मीडियम में आपके पास Mn+7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। अगर नहीं आते ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो एक बार देख लेते हैं। KMnO4 है आपके पास, पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो +1, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको एक्सलेट करते हैं, और एक ऑक्सीजन -2 चार्ज। एंड अगर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, -8। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं, 0। तो ये हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू, और ये बन गई आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, आपकी KMnO4 की। ऐसे ही आप यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं C2O4 के साथ। आपको याद होना चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस। तो एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारे पास Mn+7 से 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कहां पे जा रहा है, Mn+2। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या हो रही है ये, रिडक्शन। रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि मेरे पास जो KHC2O4 है, मींस जो एक ऑक्सलेट है, ये आपके पास चेंज होगा किसमें, CO2। ये याद रखना है कि कभी भी हमारे पास जो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सलेट आयंस होते हैं, वो टूट के किसमें जाते हैं, CO2। ध्यान से रेडॉक्स की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग यहां पे कार्बन कितने हैं, 2 है, तो आपके पास CO2 भी कितने होंगे, 2। तो अगर यहाँ पे +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, और आपने बैलेंसिंग के लिए क्या यूज किया, 2 यूज किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बैलेंसिंग करते समय हमें n फैक्टर का ध्यान रखना है। तो n फैक्टर इस केस में कितना हुआ, 5। इस केस में n फैक्टर कितना है, 2। चलिए, हमें रेशो का क्वेश्चन पूछा है तो हम उसी के बेसिस के ऊपर करते हैं रेशो के क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपके पास मिली इक्विवेलेंट देखने पड़ेंगे, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, पहले इससे पहले हम चलते हैं कि आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं कि जो मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब चलते हैं यहां से, क्या बोलना जा रहे हैं, आपके पास मिली इक्विवेलेंट
of KMnO4 is equals to milli equivalent of KHC2O। डन। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा अपना, क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी। और सबको याद होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या किया मैंने, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या मेंशन है, मोलैरिटी, इसलिए मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मेंशन है हमें, विच इज इक्वल टू, ये भी ऐसे हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए यहां पे आपके मेंशन क्या है, मेरे पास KMnO4 की मोलैरिटी मेंशन है जो 0.02 मेंशन है। एन फैक्टर मैंने निकालना सिखा दिया, कितना एन फैक्टर है, 5। तो यहां पे रखा मैंने 5। वॉल्यूम कितनी मेंशन है सोल्यूशन की, 100 ml, तो 100 ml यहां पे मेंशन कर। डन। सेम मोलैरिटी एन फैक्टर वॉल्यूम। अच्छा यहां पे इसकी मोलैरिटी तो मेंशन नहीं है, इन्होंने बोला x ग्राम। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें चाहिए होती है, लीटर्स में चाहिए होती है। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पे मास हमें दे रखा है x, तो मैंने x लेट कर लिया। अब आप सबको क्या आना चाहिए, KHC2O4 का मोलर मास। पोटासियम का कितना होता है 39, हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 12, कितने कार्बन है 2, तो ये हो गया 24 प्लस आपके पास ऑक्सीजन 16 इंटू 4। तो आपने इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जितना ऐड करके हमारे पास आएगा वो आपके पास KHC2O4 का क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो कितना आएगा इसको ऐड करके हमारे पास मोलर मास, दैट इज 128 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो यहां पे हो गया 128। डन है। मल्टीप्लाई एन फैक्टर कितना निकाला था आपने, 2, और वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे क्या बन गया 1000, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे भी वॉल्यूम है, यहां पे ml, यहां पे लीटर, कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1000 आपका बन जाएगा। चलिए तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x मेरे पास क्या बन जाएगा, x क्या बनेगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू, इधर ही रखिए 0.02 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। यहां से 2 जीरो गई, 2 जीरो यहां पे लगा दीजिए इसकी, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, यहां पे आप करिए 2 1 2 दिस। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, ये चला जाएगा 5 1 और ये चला जाएगा आपका 2 0 0। तो अब आप 2 के टेबल से उड़ा दीजिए इसे, 6 4, तो आपका 64 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.64। तो ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया। x मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। किसका मास आ गया, KHC2O4 का मास आ गया। कि इस रिएक्शन करने के लिए हमें कितने मास की जरूरत पड़ेगी, KHC2O4 के लिए दैट इज 0.64 ग्राम। नेक्स्ट इसी के पार्ट में बोला एक अनदर एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें y ग्राम ऑफ KHC2O4 दे रखा है, रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 0.05 कैपिटल M मींस मोलैरिटी CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन इसलिए समझाया गया है कि देखिए हमेशा रट्टा लगा के नहीं जाना है कि एन फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, क्वेश्चन की टाइप को समझना है। अगर ये एक बेस है तो उस पॉइंट पे KHC2O4 किसका काम करेगा, एक एसिड का काम करेगा। तो एसिड क्या होते हैं, जो अपने एक्वस लाइन को डोनेट करते हैं। तो आपके पास ये जो हमें ऑक्सलेट दे रखा है, ये सिर्फ एक ही H को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर ये एक ही H को डोनेट करेगा तो इसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव से था, कि आपको बताना था एन फैक्टर, ठीक है। तो रिडॉक्स का क्वेश्चन इस तरह से मोल कंसेप्ट के साथ लिंक करके आपको दे दिया जाएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक्स की वैल्यू याद रखना कितनी आई है, 0.64। अब इसका सेकंड अनदर टाइप सॉल्व करने लगा। चलिए अनदर टाइप में क्या करते हैं कि मेरे पास अब जो रिएक्शन है वो है हमारे पास इसी पार्ट में जो मेंशन कर रखी है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो
तो न्यूट्रलाइजेशन सबको पता है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, मींस H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास CaOH का ट्वाइस था, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये बात समझानी थी मुझे कि ये जो KHC2O4 है, जब ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन में जाएगा तो इसका जो N फैक्टर होगा वो आपके पास कितना आने वाला है, 2। बट यही अगर ऑक्सलेट आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन में जाएगा, मींस न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा, तो आपके पास इसके N फैक्टर की वैल्यू डिफाइन होगी ऑन डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इसके पास कितने H है, एक ही H है, तो आपके पास इसके N फैक्टर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, 1 बनेगी। चलिए तो यहां से फिर से चलते हैं उसी पार्ट पे कि आपके पास मिलीक्विलेंट्स सिंपली लिख रहा हूं मैं, मिलीक्विलेंट्स ऑफ CaOH का ट्वाइस विच इज इक्वल्स टू मिलीक्विलेंट्स ऑफ KHC2O4। क्या बनेगा, मिलीक्विलेंट्स CaOH का ट्वाइस, अगेन मोलैरिटी इंटू N फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर और साथ में क्या आएगा, वॉल्यूम। चलिए तो क्वेश्चन में मोलैरिटी मेंशन है, दैट इज 0.05। N फैक्टर CaOH का कितना N फैक्टर है, क्योंकि ये CaOH जब टूटेगा तो आपके पास ये 2 Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपके N फैक्टर की वैल्यू किस बेसिस के ऊपर डिसाइड होगी कि कितने OH नेगेटिव आयन को ये रिलीज कर रहे हैं। तो 2 को रिलीज करा तो यहाँ पे N फैक्टर की वैल्यू 2, वॉल्यूम कितना होगा, 100 मेंशन है, 100 लिख दिया। मोलैरिटी यहाँ पे मुझे पता नहीं है, तो एक्स वाई की रेशो में पूछा था तो मैंने इसको वाईलाइट कर लिया, अपॉन में मॉलिक्यूलर या आपका मोलर मास तो सेम ही आएगा, दैट इज 128। N फैक्टर की कहानी थी, तो N फैक्टर कितना है, 1, वॉल्यूम को लीटर में, ये कितना बन गया आपका 1000। तो y की टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000। तो आपने सिंप्लीफाई इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए 2 जीरो नीचे गई, 1 2 1 2 गया, 5 1 जा, यहां पे आएगा 2 0 0, ये आएगा 1 1 0 0, तो ये बन जाएगा 1.28। तो अब x और y की रेशो बतानी है, तो आपके पास पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो x था वो कितना था अपने पास, 0.64 था, एंड जो y है वो अपने पास कितना है, 1.28। तो डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 64 डिवाइड बाय 128, तो ये 1, ये आ गया 2, तो x रेशो y दैट इज 1:2। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 1:2 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना है, कई बार हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आएगा जहां पे आपको यूनिक्विलेंट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में N फैक्टर सेम नहीं मान लेना है, रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस रिएक्शन की टाइप हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि N फैक्टर उसी के बिहाफ के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेटल, हाँ जी ऐसा क्वेश्चन नीट वालों का फेवरेट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मेटल एग्जिबिट द वैलेंसीज ऑफ 2 and 3। एक मेटल है जिसकी वैलेंसी बताई है 2 and 3, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 28 व्हेन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो बोल रहे कि हमारे पास एक मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 और 3 मेंशन कर रखी है, उसने बोला उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, 28 है। इक्विवेलेंट वेट 28 के साथ साथ उन्होंने बोला कि वो एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जिसका फॉर्मूला हमने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट बोला व्हाट मास ऑफ H2SO4 इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 4.8 ग्राम ऑफ M2O3।
तो मैंने बोला कि हमें मास बताना है H2SO4 का, जिससे हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो जाए, आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए दैट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, अच्छा इक्विवेलेंट वेट आया कहां से? देखिए हमने पीछे नॉर्मेलिटी देखी थी, तो वहां पे मैंने बोला ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय आपके पास होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट। तो अभी यहीं से हम आगे आ गए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट जो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, जो भी आपके पास मोलर मास होगा उसको हम n फैक्टर से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बन गया, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। बट इक्विवेलेंट वेट आया कहां से? ये आपका नॉर्मेलिटी में, अभी मैंने पीछे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी लिखा था। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास, जो भी सोल्यूट का मास दिया होगा आपने उसे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो अभी यहाँ पे n फैक्टर के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास NO यह मेंशन कर रखा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है ना बच्चों। तो देखिए जब भी आपके पास कोई फॉर्मूला इस पैटर्न में दिया जाए, जैसे मैं NaOH लिख रहा हूं, तो इससे हमें पता क्या लग रहा है कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी भी क्या है 1 और OH की वैलेंसी भी क्या है 1। सिमिलरली यहाँ पे MO मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो M की वैलेंसी होगी वही O की वैलेंसी होगी, वो कितनी होगी 2। क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में क्या है, एक आपके पास क्या होता है, जब किसी की भी वैलेंसी सेम हो जाती है तो एक दूसरे को क्या कर देती है, फॉर्मूला बनाने के लिए कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका M। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा CaOH का ट्वाइस, यहाँ पे OH का ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, OH की वैलेंसी कितनी थी 1। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बटरफ्लाई मेथड से तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो इस लिहाज से ऊपर बोल रहा हूं कि अगर दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है तो फॉर्मूले में दिखेंगी, अगर आपके पास दोनों की वैलेंसी सेम है तो उस फॉर्मूले में दिखाई नहीं देंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इक्विवेलेंट वेट दे रखा है कितना 28। मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना, और सबको पता होगा मोलर मास के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज A। n फैक्टर कितना होगा 2। तो यहां से आपके पास मोलर मास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 56। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मेरे पास इस फॉर्मूले में जो M है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 56। कितना मास है बच्चों 56। आई थिंक ये समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, उन्होंने बोला इफ द इक्विवेलेंट वेट कंप्लीट मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर दिया बट मास ऑफ H2SO4 इज नीडेड फॉर द कंप्लीशन रिएक्शन विद 4.8 Mg2O3। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं M2O3 की, इसकी बात करते हैं, तो अभी हमने देखा M मेटल जो भी आपके पास था वही M यहां पे सेम था, तो उसके लिए मास तो हमने से नहीं निकाला। तो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा M इंटू 2 प्लस, देखिए जो भी यहां पे दिया होता है वैलेंसी सेटिस्फाइड वैल्यू होती है ना हमें। देखिए अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, तोड़ के लिखूं आयन के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा M3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, और जो इनके चार्ज है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे इसके लिए क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो यहां से हम इस कॉम्प्लेक्स का भी क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलिए ऑक्सीजन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 3 इंटू क्या करना है हमें 16 करना है, यही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू M के लिए जो हमने भी फॉर्मूला जनरेट करा था कितना आएगा आपका 56 बनेगा। तो हमें इसको जस्ट यहाँ पे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब मोलर मास बन जाएगा किसका M2O3 का। करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 112 और ये बन जाएगा आपका 18 148। तो इन दोनों को ऐड करिए 112 प्लस 48, ये बना देगा आपके पास 160। कितना बन जाएगा ये 160 ग्राम पर मोल। तो ये क्या बना आपके पास, मास बना किसका M2O3 का। ठीक है, मोलर मास बन गया M2O3 का। चलिए अगर मुझे इसी में रिएक्शन करके दिखानी होती तो मैं रिएक्शन में क्या बोलता कि मेरे पास M2O3 था वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा।
M2O3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। चलिए, तो अब आपको इतना तो आता होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब Mn की वैलेंसी कितनी थी हमारे पास, 3, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये फॉर्मूला MN2SO4 का क्या बन जाएगा, थ्राइस बन जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या बनाएगा, Mn2SO4 का थ्राइस प्लस H, और आपके पास H2 है और ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक 3 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 2 6, 3 2 6, एंड आपकी क्वेश्चन क्या होगी, बैलेंस हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ M2O3 जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ। तो मोल्स निकाल लेते हैं Mn2O3 के, जितने मोल इसके होंगे उतनी मोल आपके पास यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम कर लेते हैं। गिवन मास हमें अभी देखा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका गिवन मास दे के रखा है कितना, 4.8, और मोलर मास कितना हो जाएगा, आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना बनेगा 160। एक जीरो नीचे लगा दीजिए, तो आपके पास 16 3 जा 48 ही होता है, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.03 बन जाएगा। देन तो आपके पास इसकी मोल कितनी आएंगी, 0.3। 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.03 मोल्स ऑफ Mn2O3 ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 3 इंटू 0.03 मोल्स ऑफ H2SO4 की क्या हो जाएगी, चाहिए हमें बनाने के लिए। तो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 0.09 मोल्स ऑफ H2SO4। अगर आपके पास 0.03 मोल्स ऑफ M2O3 है तो आपको कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे H2SO4 के, दैट इज 0.09। अब तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमें निकालना है मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2SO4 के, विच इज इक्वल टू गिवन मास जो हमें निकालना था किसका, H2SO4 का, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो मोलर मास किसका, मोलर मास H2SO4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है 0.09 विच इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना आएगा इसका, मोलर मास आएगा 98। तो इट मींस हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है 98 को विद 9। तो देखो 99 का जो होता है 81, तो आंसर जो अपना कौन सा आएगा, 8 वाला ही आएगा। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट बनेगा। डन है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास जी, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, द अप्रोक्सीमेट मास, किसका अप्रोक्सीमेट मास मेंशन है हमें, द अप्रोक्सीमेट मास इन ग्राम ऑफ N2H4 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 224 ग्राम ऑफ K2CrO4। ठीक है जी, तो मतलब रिएक्शन करवानी है हमें, रिएक्शन किसकी किसकी करवानी है, हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी K2CrO4 की, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें N2H4 के साथ जी। करें स्टार्ट। रिएक्शन मेंशन है हमारे पास, 3 मोल्स हैं N2H2 के, 4 मोल्स है CrO4 नेगेटिव के। ठीक है जी, चलिए मास ही बताना है, तो मतलब अगेन आपके पास स्टोकियोमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो इजी सी चीज है पहले वो कर लेते हैं जो हमें चाहिए, दैट इज हमें मोलर मास चाहिए। मोलर मास किसका चाहिए, सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है कि K2CrO4 का मोलर मास चाहिए, एंड मोलर मास हमें चाहिए N2H2 का। तो कर देते हैं फटाफट से, पोटाशियम 39 इंटू 2 प्लस आप ही करेंगे, क्रोमियम का मेंशन कर रखा है, याद रखना है वैसे तो क्योंकि क्वेश्चनों में आ ही जाता है, और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करिए फटाफट, एंड इसके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा आपका 28 प्लस आपके पास हाइड्रोजन 2, तो ये बना देगा आपका 30 और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बना देगा
इसका बन जाएगा आपका 32 और इसका बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो 39 इंटू 2 प्लस 52 प्लस आपके पास कितना होगा 64। यहाँ पे N2H4 है, ठीक है, N2H4। तो ये कितना बनाएगा 32 और ऊपर 39 इंटू 2 प्लस 52 प्लस 16 इंटू 4, ये बना देगा आपका अप्रोक्सीमेटली 194 के आसपास। ठीक है, कितना बन जाएगा 194 के आसपास बन जाएगा। तो मोलर मास आ गया। ठीक है, अगर मोलर मास आ गया तो हम इसके एक के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ओ CrO4 2 नेगेटिव के, मतलब K2CrO4 2 नेगेटिव के। इसका मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना मास है 24 और मोलर मास कितने हैं 194। तो डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.1236 समथिंग, 0.1236 समथिंग आ रहा है। देखना एक बार चेक करना, 24 डिवाइड बाय 194 तो आपके पास नियर अबाउट इतना ही आएगा, 0.1236 मोल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में आपके पास 4 मोल्स थे किसके K2CrO4 के। बच्चों आप K2CrO4 भी लिख सकते हो और इसे CrO4 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये 3 मोल्स ऑफ N2H4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 4 होगा। ठीक है, N2 आपके H4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो 1 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल ऑफ K2CrO4 ये रिएक्ट करेगा 3/4 मोल्स ऑफ N2H4 के साथ। तो अब हमने कितने मोल निकाले, हमने निकाले 0.1236 मोल्स निकाले K2Cr2O4 के, CrO4 के। और ये कितने बनेंगे 3/4 इंटू 0.1236 और फिर आपके पास मोल्स ऑफ N2H4 बन जाएगा। अच्छा देखिए कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी बन जाएगी, 4 1 देखो यहाँ पे 3 तो आएगा, 12 है 3 आएगा, तो 3 3 का कितना बनेगा 9। अगर आपके पास ऑप्शन में अगर चॉइस हो तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है आपका एनटीपी टाइप का क्वेश्चन था, अगर आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो आप क्वेश्चन में देखिए आपके पास है थोड़ी सी रेंज है आंसर में, तो आप उसको अप्रोक्सीमेशन में लेके क्वेश्चन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो इसे, टाइम तो लगेगा ही नहीं। ये बन जाएगा आपका 0 और ये बनेगा 9, तो आप मल्टीप्लाई करना 0.0309 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर नियर अबाउट 0.027 के आसपास आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब अगेन हमारे पास क्या बन गए, ये मोल्स बन गए। अब हमें क्या करना है N2H4 का मास निकालना है। तो ठीक है हम निकाल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें आता है। नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास N2H4 की, जो कि गिवन मास अपॉन क्या बनेगा मोलर मास। तो गिवन मास ही तो हमें बताना था, मोलर मास हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या होगा 0.0927 मल्टीप्लाई है, मोलर मास कितना निकाला था 32। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। डन है, तो नियर अबाउट कितना आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करके 2.966, तो हम 2.97 ग्राम इसका मास कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा 2.97 ग्राम इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपने डी एंड ब्लॉक को ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसके पर्सपेक्टिव से, आपने उसको रेडॉक्स के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करके जाना है, क्योंकि नीट में चाहे जेई में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चंस मैंने जो चूज करे थे, ये क्वेश्चन थे आपको रेडॉक्स प्लस मोल कंसेप्ट के। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर के। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है आपका, तो इसके क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिक्स करवा रहा हूं, फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा तब आप इनके रिलेशन निकालने भी सीख जाओगे। तो क्वेश्चन था इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x Armstrong, then the radius of the second orbit of lithium to positive ion will be। तो आप सबको रेडियस का फॉर्मूला याद होगा, रेडियस निकालना है, R1 लेट कर रहा हूं, तो रेडियस क्योंकि 2 दे रखे हैं, एक हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा और एक लिथियम के लिए, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू n स्क्वायर अपॉन में क्या होता था z, यही होता था।
और शॉर्टकट में लिखने के लिए हम 0.529 को हम क्या लिख देते थे, ए नॉट लिख देते थे। तो ए नॉट की टर्म में हमें क्वेश्चन को लेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z। तो मैंने x लेट कर लिया इसे r1 को विच इज इक्वल टू ए नॉट, क्योंकि n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए n की शेल की वैल्यू 1 होती है और एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 1। तो आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए नॉट। ये आपका फर्स्ट डाटा बन गया। अब बात करते हैं किसके लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए, क्योंकि जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आते थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, एंड जो z है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 3 होता है। तो फॉर्मूले में रेडियस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, R2 लेट कर लेते हैं और ये बन जाएगा आपका ए नॉट इंटू ऊपर है n तो 2 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा बच्चों 3 होगा। तो ये क्या बना देगा R2 विच इज इक्वल टू 4a नॉट डिवाइड बाय 3। क्या बन जाएगा 4a नॉट डिवाइड बाय 3। अब हमने यहाँ पे a नॉट की वैल्यू एक्सपुट करी तो थी, तो R2 क्या आ जाएगा 4x अपॉन 3 इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो आपका आंसर क्या बनेगा 4x 3 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, रेडियस का वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आया है, द फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछी है। ठीक है, आप सबको याद होगा हमारे पास जब न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव और बाहर क्या है नेगेटिव, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। अब देखो अगर इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो हम मॉडल पढ़ते हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ते हैं, उनमें भी यही बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर 2 तरह की फोर्सेस लगती है, एक जो उसको अंदर खींच रही है दैट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और एक फोर्स ऐसी होगी जो उसको बाहर की तरफ को भी खींच रही होगी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला लगाने लगे हैं। तो F क्या होता है, F क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन r फॉर्मूले में आता है, यही बनता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो आपके पास m क्या है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी और r क्या है उसका रेडियस है। तो आप सबको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶। याद है बच्चों, तो ये इसका डाटा होता था। ठीक है, और साथ में क्या आता है याद है आपको, ये किसमें होती है वैल्यू आपके पास 2.18 इंटू 10⁻⁶। इनमें बस जो याद रखने वाली चीज है वो है z और n का नंबर। अगर z और n के नंबर में कंफ्यूजन है तो आपका क्वेश्चन क्या जाएगा, गलत जाएगा ही जाएगा। तो आपको z और n का डाटा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास z और n क्या बनता है। जैसे रेडियस वाले में हमने अभी देखा था तो क्या बनता था n का स्क्वायर अपॉन क्या बनता है z। तो जब हम वेलोसिटी में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा z होगा और n का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये आपने याद रखने हैं, z और n के डाटा याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पे ये चीजों का आपको क्लियर होना जरूरी है, ये z लिखा है ये n है। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला अभी आपने देखा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग में देखा था, जिसमें आपने n स्क्वायर अपॉन क्या लिखा था z लिखा था। और एक और होता है एनर्जी, उसमें n का भी स्क्वायर होता है और z का भी स्क्वायर होता है। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच लगानी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए मास अंदर क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, साथ में क्या होगा z और साथ में क्या है n, और ये रहा इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है 0.529 इंटू n का स्क्वायर अपॉन में क्या है z। अच्छा जी देखिए जरा ध्यान से, क्या ये आपके पास कांस्टेंट है, क्या ये आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट्स को क्या लिखने लगा k के बराबर लिखने लगा। तो f इज इक्वल टू k इंटू बाकी बचा क्या z का स्क्वायर बचा है अपॉन में n का स्क्वायर है
और डिवीजन में आपके पास क्या है, n का स्क्वायर है और साथ में क्या है, z। अच्छा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रिवर्स बन जाएगा, तो एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और ये जब ऊपर जाएगा तो z बेस सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन में होंगे, पावर क्या हो जाएंगी, f। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 3, और अपॉन में n2 n2, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, तो आपके पास बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, f। तो आपके पास क्वेश्चन में पोस्ट पूछी हुई थी, तो वो क्या बनेगी, z3/n4। बस आपने ध्यान क्या रखना है, n और z का डाटा याद रखना है, उसके बिहाफ के ऊपर आपने क्वेश्चन को अप्रोच लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइंडिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे जो मेंशन करा गया है थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, बचा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम एटम शुड बी। तो अब देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मैंने कभी रेडियस करवा दिया, वेलोसिटी करवा दी, अब क्या है हमारे पास, एनर्जी। तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, बोलिए फटाफट, एनर्जी का माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, एन का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, एन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा जी, बात कर रहे हैं किसकी, लिथियम की, बट लिथियम किसमें, ग्राउंड स्टेट में। कहां पे बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट यहां पे मतलब बच्चों समझना जरूरी है, नहीं तो आप एन का डाटा गलत कराओगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर चुका है, अब हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब बात किसकी हो रही है, लिथियम की बात नहीं हो रही है, ये लिथियम 2 पॉजिटिव की बात हो रही है। तो लिथियम 2 पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो अब जो वो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, ग्राउंड शेल में, मतलब एन की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो एन की वैल्यू आप गलत कर दोगे पेपर में और क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। तो जेड तो तुम्हें पता है कितना लेना है, 3, बट एन कितना लेना है, 1, क्योंकि ऊपर बात करी थी द थर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है, बचा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए डाटा पुट करते हैं, E is equals to -13.6 इंटू जेड, जेड मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में 1, तो ये बनेगा। तो E is equals to -13.6 इंटू क्या होगा, 9। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आई थिंक ये बन जाएगा। डन है, इतना ही करना था इसमें। तो ये इसकी क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following orbital not exist according to the quantum theory। अब देखिए आपने ऑबब का प्रिंसिपल रूल पढ़ा होगा, मैं आपको एक शॉर्टेज सिखाता हूं इसमें। देखिए आपको पता है कि आपके पास एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं, ठीक है, एसपीडीएफ। अब देखने इसको बनाने का तरीका, आप ये वाला एक ट्रिक सीख के जाओ, इससे आपके पास क्या होगा, आप इससे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप एनर्जी का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जस्ट मैंने क्या लिखा, एसपीडीएफ। अब देखिए एस के ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, एस के ऊपर कुछ नहीं है, मैंने एस को ही क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया। पी के ऊपर एस मेंशन है, मैंने यहाँ पे एस लिखा। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एसपीडीएफ लिखा, एस के ऊपर कुछ नहीं है, एस को रिपीट कर दिया। मेरे पास पी है, एस है, मैंने पी एस लिख दिया। अब इन दोनों को उठा के मैंने क्या कर दिया, रिपीट। अब बी के ऊपर क्या है, पी है, पी के ऊपर एस है, अब इन तीनों को रिपीट कर दीजिए, डी पी एस। एफ के ऊपर क्या है, डी, डी के ऊपर पी, पी के ऊपर एस, एफ डी पी एस। आप ये ट्रिक लगाओगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब आपको पता है 1 शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बन गया बच्चों। अब आपने सबसे पहले एस वाले को नंबर कर देना, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ऐसे ही अब आपने 2p, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 2p से स्टार्ट हुआ तो 1p ही है, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यहां पे क्या आएगा, 7p, 3d,
4d, यहाँ पे 5d, यहाँ पे क्या होगा 6d। और अगेन आपके पास बचा क्या है 4f, तो यहाँ पे क्या आएगा 5f। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। कभी भी क्वेश्चन एनर्जी का है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। 1s की एनर्जी सबसे कम, अब आगे की तरफ एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं जा सकता है पेपर में, ठीक है। नहीं तो आप ये वाला ट्रिक लगाते थे 1s 2s 3s, ठीक है, यहाँ पे आप 2p लिखते थे, यहाँ पे 3p 3d लिखते थे, फिर आप उसको कुछ इस तरह से करते थे जिससे लाइनें गलत, तो आपका सेल का लेवल गलत। पर इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो अब देख लो, यहाँ पे देखिए 5G है, हम 5G को बना सकते हैं, 4F है, बट आपके पास कभी भी 5H एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब इस ट्रिक से आपने याद रखना है कि हमारे पास कभी भी 5H एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 1, n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 0 1 2, n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 0 1 2 3, सो ऑन चलता जाएगा। n की वैल्यू 5 तो आपके पास l की वैल्यू 0 1 2 3 4, हमेशा n माइनस एक छोटा आता है h, l की वैल्यू 0 मतलब s, s p s p d s p d f s p d f g, तो हमारे पास आपके पास क्या होगा 4G तक एग्जिस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही सो ऑन आपके पास क्या होता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास इसी तरह से G के बाद क्या आएगा H आएगा, देन आपके पास क्या बनता जाएगा सो ऑन बनता जाएगा। पर n की वैल्यू 5, ठीक है। पर यहाँ पे ये देखने में ध्यान रखना, जैसे ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये क्या बनेगा 5G फॉर्म हो सकता है। ऐसे अगर आप n की वैल्यू 6 पे आते हो तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 जाएगी। तो अगर 5 जाएगी तो ये आपके पास 6s हुआ, ये 6p हुआ, ये 6d हुआ, ये 6f हुआ, ये 6g हो रहा है, और यहाँ पे 6h आएगा। तो मतलब हमारे पास क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 5H एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम ये क्वांटम नंबर से इजीली क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो, ये ट्रिक भी, ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू +2। तो आप सबको याद होना चाहिए, अभी मैंने बोला n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकता। तो m की वैल्यू क्या होती है -L2 प्लस l एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास 0 के लिए तो बच्चों 0 ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे वैल्यू 1 है तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं। यहाँ पे -2 है, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। तो इट मींस यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। बट उन्होंने क्वेश्चन में अगर ये ना दिया होता तो हम 5 ऑर्बिटल करके आते, बट m की वैल्यू +2 बोल ली है, तो +2 वाला तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो आंसर 2 होता, अगर सिर्फ इतना पूछा होता कितने ऑर्बिटल हैं n और l के साथ तो हम बता देते 5 ऑर्बिटल है, बट उसने m की वैल्यू के साथ पूछा है तो +2 वाला सिर्फ एक ही होगा, तो आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो बच्चों आपको रेडियल नोड्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक रेडियल नोड होती है और एक होती है एंगुलर नोड। फिर हम इन दोनों नोड्स को ऐड करते हैं और हम क्या बताते हैं टोटल नोड। नोड होता क्या है, नोड एक ऐसा रीजन होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है 0, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है 0 हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो इसके लिए रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1 एंड एंगुलर नोड आपकी l की वैल्यू ही रिप्रेजेंट करती है। जितनी l की वैल्यू वो आपके पास एंगुलर, नहीं तो आपने n-l-1 लगा के फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आपके पास 3s, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, n की वैल्यू 3 है, l के लिए s की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 0 माइनस 1, तो आपके पास माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 रेडियन नोट है और इसमें 0 क्या प्रेजेंट होंगी 0 होंगी एंगुलर नोट, तो रेडियन नोट पूछा है तो रेडियन नोट वाले या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन क्या होगा सी। नेक्स्ट के लिए करते हैं 3p के लिए, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3 और p की वैल्यू बच्चों 1, तो फॉर्मूला क्या होगा 3 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 एंड माइनस क्या होगा 1, तो 3 माइनस 1 2 और फिर आगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा, तो आई थिंक बी ऑप्शन, यहां से क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं 2 1 0 वाला ऑप्शन आएगा। तो 3D करके देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया 0। अगर एंगुलर नोड की बात करूं तो इसमें एंगुलर नोड 0 थी, एंगुलर नोड का भी क्वेश्चन यहीं पे, इसमें एंगुलर नोड 0, इसमें 1 और इसमें कितनी है 2, तो देखिए एंगुलर नोड को इसलिए बोला जाता है l की वैल्यू, तो l के लिए इसकी वैल्यू जाती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको एनर्जी का पैटर्न सिखाया, आप वो ट्रिक को यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या ट्रिक थी अपनी, एस पी डी एफ, एस के ऊपर कुछ नहीं है, एस को रिपीट करा, पी एस दोनों को रिपीट करिए पी एस, डी के ऊपर पी एस तीनों को रिपीट करते हैं डी पी एस, एफ के ऊपर डी पी एस एफ डी पी एस। जस्ट अब काउंटिंग करिए, आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहले s वाले को नंबर देना है, तो ये चला गया 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2p के बाद 3p 4p 5p 6p 7p, 3d के बाद 4d 5d 6d एंड 5f के बाद यहाँ पे 4f के बाद 5f, सिर्फ 1 ही सेकेंड लगेगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। देखिए, तो n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1, तो मतलब ये 4p की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, तो मतलब ये 3d की बात कर रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, तो मतलब ये 4s की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 और ये आपके पास 1, दैट मीन 3p, तो मेरे पास फर्स्ट में क्या मेंशन है 4p, सेकंड में मेंशन है मेरे पास 4s, थर्ड में मेंशन है मेरे पास 3d एंड फोर्थ में मेंशन है मेरे पास 3p। तो हम यहां से देखेंगे सबसे कम एनर्जी किसकी जाएगी, देखिए 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d और उसके बाद 4p, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 3p सबसे कम एनर्जी 4 की, 4 से ज्यादा आपके पास 4s मींस सेकंड, 3d थर्ड नंबर पे है एंड आपके पास 4p फर्स्ट नंबर पे, तो आपके पास जो ऑप्शन में 4 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3 और 3 से ज्यादा 1, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर 100। तो इनमें टाइम नहीं लगाना, नहीं तो आप यूज करते हो n+l रूल, ठीक है बोहरबरी रूल वाला, तो ये थोड़ी सी दिक्कत देगा, ये आप ट्रिक यूज करो, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अप्रोच लगाएंगे। आपने यहाँ पे जो फॉर्मूले बताए हैं, आपने फॉर्मूले को रिकॉल करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में आपने अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व करो, आपको फायदा मिलेगा, और कुछ ट्रिक्स याद करो जिनसे आपके पास क्या होगा पेपर में टाइम बचेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। So thank you and watching this video, like and subscribe our channel.